चलिए दोस्तों, आज लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर का नाम ही ध्यान से देखिए कि दो ध्रुवीयता का अंत। जो हमने देखा था बेसिकली हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि शीत युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी और पूरा विश्व जो था दो ध्रुव में बट गया था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरा तरफ सोवियत संघ था। और इस तरह से पूरे जो देश थे, हर एक छोटे छोटे देश किसी न किसी ग्रुप को, किसी न किसी गुट में शामिल हो रहे थे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो दो ध्रुवीयता का सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो इसमें खत्म हो जाएगा और फिर से जो अमेरिका है विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा। बट इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि सोवियत संघ बना कैसे, अस्तित्व में कैसे आया, उसकी विशेषता क्या थी, उसका इतिहास समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो इतनी बड़ी महाशक्तिशाली देश था आखिर उसका विघटन हुआ क्यों, और उस विघटन से जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो ये पूरा टॉपिक हम इसमें सीखेंगे। बाकी के जो हमारे हाफ चैप्टर बच जाएंगे उसको हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हर एक चैप्टर के हम लोग दो दो पार्ट्स करेंगे ताकि डीपली क्लियरली हम समझ सके चीजों को, ताकि समझने के बाद चीजों को याद रखना, उसको हमें रिटेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे नोट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रिंटेड हैंडमेड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वहां पे आपको दिख जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग हमारा था कि सोवियत प्रणाली है क्या, कैसे अस्तित्व में आई। तो आपको याद रखना है कि रूस में 1917 ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्लास में बताया कि अब जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है और इसीलिए आपका जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे चीजों को आपको याद रखना है। जैसे मान ले पूछ रहे कि रूस में समाजवादी क्रांति कब आई थी, तो याद रखना आपको 1917 में आई थी। तो 1917 में देखा आपने कि समाजवादी क्रांति के बाद जो सोवियत संघ का निर्माण हुआ वो अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया? रूस में 1917 में जो समाजवादी क्रांति हुई थी। हमने देखा कि शीत युद्ध जो था बेसिकली विचारधारा की लड़ाई थी। जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी समाजवादी को विचार को प्रसार करता था और इसीलिए वो सभी देशों पे इस तरह के जो अपनी विचारधारा अधिक से अधिक देशों में लागू करना चाहता था। तो याद रखना है आपको कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ पे जो क्रांति आई उस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में समाजवादी साम्यवादी का प्रसार करना। सोवियत संघ इसी चीज को बढ़ाने के लिए वो गुटबाजी भी कर रहा था। समझा, क्योंकि उसका मानना था कि जो निजी संपत्ति, जो निजीकरण है वो समाज को दो भागों में बांट देती है। एक अमीर वर्ग होता है, दूसरा गरीब वर्ग होता है। इसमें जनता को ज्यादा शोषण करना होता है और इसीलिए उसने कोशिश की थी कि पूरी तरह से जो निजी संपत्ति के अधिकार है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और समाजवादी व्यवस्था लागू किया जाए, जहां पे हर एक चीज, भूमि, उद्योग धंधे, सब पर जो अधिकार होगा वो सरकार का होगा, राज्य का अधिकार होगा और राज्य की जिम्मेवारी है लोगों को बहुत ही कम दर पर, न्यूनतम दर पर जो बेसिक बुनियादी आवश्यकता होती है, जैसे कि खाद्यान्नों की समस्या हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, रोजगार हो गया, ये सब सरकार के द्वारा बहुत ही सब्सिडीज रेट पे, बहुत ही कम रेट पे मुहैया कराया जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं, अगर छोटे से शब्दों में कहें कि समाजवाद को बढ़ावा और निजीकरण को रोकने के लिए एक क्रांति हुई थी और उसी क्रांति के बाद जो सोवियत संघ है वो अस्तित्व में आया था। और उसके बाद जितने भी अलग अलग देश थे इसके अंदर इसकी विचारधारा से जुड़ते गए और जो सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर एक गणराज्य बन गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15 देश आपको याद रखना है, इसमें 15 देशों का सदस्य था। तो ये हमने देखा सोवियत प्रणाली अस्तित्व में 1917 में आई थी। समाजवादी क्रांति के कारण आई थी, क्योंकि उनका मानना था कि निजी संपत्ति का जो अधिकार है समाज को दो वर्गों में बांट देता है, उसको समाप्त करके देश में समाजवादी साम्यवादी सरकार को स्थापित करना, इसी उद्देश्य के लिए बेसिकली यहाँ पे हुआ था। अब एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे कि उस टाइम पे देखो कोई भी क्रांति होती है तो उसका नेता होता है। तो जैसे हमारे देश में भी आजादी की लड़ाई में बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा, लेकिन एक नेतृत्व जो होता है, किसके नेतृत्व में कोई भी आंदोलन चला, तो यहाँ पर उसका जो नेता था उसका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था? व्लादिमीर लेनिन। आपको याद रखना उसकी पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। तो ये चीज आपको 1 मार्क्स के साथ में हमें बताती जा रही हूँ। अब है सोवियत प्रणाली की विशेषता की बात करें, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपने देखा था मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, जैसे हम पढ़ चुके हैं, मित्र राष्ट्र में अमेरिका और ये जो था सोवियत संघ, फ्रांस,
और ब्रिटेन थे, और जो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली थे। तो धुरी राष्ट्रों की हार हो गई थी, जो मित्र राष्ट्र ये जीते थे। ये दोनों एक साथ एक ही ग्रुप में थे, लेकिन जैसे ही सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गई, आपस में आमने सामने पावर के लिए अपनी विचारधारा की लड़ाई इनकी स्टार्ट हो गई थी। तो जो कहा जाता है कि उस टाइम पे सेकंड बेस्ट अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सोवियत प्रणाली थी। तो सोवियत प्रणाली की आखिर ऐसी क्या विशेषता थी, क्या कारण थे कि उसको महाशक्ति का दर्जा दिया गया था। तो किसी को भी अगर शक्तिशाली का दर्जा दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई इसकी विशेषता होती है, जिसके कारण दुनिया उसको महाशक्तिशाली का दर्जा देती है। तो हम उसकी बात करेंगे कि आखिर सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी जो इतनी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। सबसे पहले एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ की संचार जो प्रणाली थी वो बहुत ही ज्यादा कुशल थी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके संचार, उसके यातायात, इन सबसे मापदंड होता है, जाना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था कितनी विकसित है। तो उसकी संचार प्रणाली और यातायात दोनों ही बहुत ही ज्यादा कुशल थे, किसी भी जगह पर आसानी से पहुंचा जा सकता था। तीसरा हम बात करें कि जो बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तु का निर्माण कर रहा था, वो अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा सक्षम थी कि कहा जाता है कि उस टाइम पे पिन से लेकर कार तक वो अपने देश में ही सभी कुछ बनाने की कैपेबिलिटी रखता था, किसी भी तरह की चीजों के लिए दूसरे अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं था। हालांकि उसकी जो क्वालिटी की बात करें तो पश्चिमी देशों की तुलना में उसकी क्वालिटी जरूर थोड़ी सी गिरी हुई थी, घटिया थी उससे, बट सभी चीजों को बनाने की जो कैपेबिलिटी थी वो उसके पास थे। उसके पास सारे संसाधन थे, खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे। उसके बाद बेरोजगारी नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि सरकार को सभी को रोजगार प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी थी। और एक और कारण, जो एक पार्टी का वहां पे दबदबा था, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आई, समाजवाद साम्यवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि जितने भी विपक्षी पार्टी थे सबको समाप्त कर दिया, बैन कर दिया, और एक ही पार्टी अस्तित्व में, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये रीजन थे उसके डेवलप होने के। बट ये सारी तो अच्छाई थी, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी अगर हम अच्छाई की बात करें तो कुछ बुराइयां भी थी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि एक पार्टी था, जितने भी विपक्षी पार्टी थे सबको समाप्त कर दिया गया था। वहां पे लोगों को मन की बोलने की आजादी नहीं थी, अपने मन की बात आप खुले रूप से कर नहीं सकते। कई बार अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई अपनी बात कहना भी चाहता था, चुटकुले या फिर जो कार्टून होते हैं उनके द्वारा वो करते थे। वहां पे जो नौकरशाही था वो बहुत ज्यादा अच्छे अधिकार थे उनके पास, वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। तो ये सब कुछ अगर मान लो कुछ कहीं अच्छाई पूछेगी संयुक्त प्रणाली की अच्छाई क्या थी, तो अच्छाई हम बता देंगे, कुशल यातायात था, संचार के साधन बहुत विकसित थे, जो उनके पास खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में थे, उत्पादन जो उपभोक्ता वस्तुओं किसी प्रकार की कमी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। जो सरकार थे उन्होंने न्यूनतम दर पे जितने भी आवश्यकता की वस्तुएं होती है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, खाने के हो गए, ये सरकार सभी को मुहैया करा रहे थे। तो ये सारी चीजें तो अच्छी थी, बट कुछ बुराइयां भी तो होती है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी। दूसरा, एक ही पार्टी लगातार रूल कर रही थी, कोई मतलब प्रतियोगी नहीं थी, कोई भी दूसरे विपक्ष जो दल थे वो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब विपक्ष नहीं होता तो आपको ये भी पता है कि जो भी पार्टी है जो वहां पे रूल कर रही है तो वो क्या करती, थोड़ी तानाशाह हो जाती है, अपनी ही मानमानी करती है, लोगों के जो जनता की जो सोच होती है, जनता की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है उसको वो इग्नोर करती है। तो ये सारे हम उसके अच्छे बुरे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोवियत प्रणाली अस्तित्व में कैसे आई, उसकी विशेषता क्या थी। अब थोड़ा सा हम उसको हिस्ट्री में पढ़ लेते, इतिहास में चले आते हैं कि सोवियत प्रणाली में बहुत सारे रूलर आए, बहुत सारे राज्य करने वाले बड़े बड़े नेता आए, लेकिन 3 नेता जो थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अब सोवियत संघ प्रणाली को सशक्त बनाने में, कुछ उनके विघटन में भी। तो हम इनके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते देखा। 1917 में क्रांति हुई, उसके बाद जो बड़े यहाँ पे बहुत सारे नेता हुए, पर सबको हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकते। जो मेन महत्वपूर्ण नेता है उनके दौरान जो भी कुछ भी घटनाएं घटी उन सबको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे सोवियत संघ का इतिहास बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि 1924 से लेके 1953 तक, 1953 तक जोसेफ स्टालिन वहां पे बहुत ही प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया। तो याद रखना है कि उन्होंने सबसे पहले क्या क्या काम किया। सबसे पहले उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर उसे विकास करना है, तेजी से विकास करना है, तो उद्योग धंधों को विकसित करना बहुत जरूरी है, और ये उनके द्वारा बड़ी मात्रा में किया गया। सबको याद रखना है कि जोसेफ स्टालिन का जो कार्यकाल है 1924 से लेके 1953 तक था,
और उनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। सबसे पहले उद्योगों को बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का जो श्रेय है, देखिए कोई भी देश अगर जीतता है या हारता है तो उसके जो नेता होते हैं, उनकी जो नेतृत्व होती है, वो उनको ही क्या होता है, जीत का श्रेय भी जाता है, और हार की जो रीजन होते हैं, हार का भी जो असफलता के जो कारण होते हैं, वो भी उनके सर ही जाता है। तो सेकेंड विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जीत हुई थी, ये भी स्टालिन की बहुत बड़ी हम कह सकते हैं सक्सेस थी, सफलता हम उसे क्रेडिट कह सकते हैं। खेती का सामूहिकरण, देखिए अगर खेती छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं तो उत्पादन जो होती है कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है, तो इसीलिए इन्होंने बलपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है जो किसान है वो सामूहिक कई बार खेती करना पसंद नहीं करते हैं, तो बलपूर्वक उन्होंने सामूहिकरण करा, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। और इनका भी श्रेय कहीं ना कहीं स्टालिन को ही जाता है। इनके मतलब कार्यकाल में उद्योग विकसित हुए, खेती विकसित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत थी, और जीत के बाद वो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। तो जोसेफ स्टालिन के ये सारे हम योगदान कह सकते हैं। और याद रखना, इनका कार्यकाल 1924 से लेकर 1953 तक जोसेफ स्टालिन का कार्यकाल था, और ये 3 महत्वपूर्ण योगदान कार्यों के द्वारा किए गए। दूसरा, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, और उस टाइम आपको याद होगा कि एक नेता का नाम क्या था, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव। ये भी बहुत ही पावरफुल नेता हम कह सकते हैं, और उनके टाइम में सबसे बड़ी क्यूबा मिसाइल संकट आपको याद ही होगा। दूसरा, जो अंतरिक्ष में जो पहुंचने की जो होड़ थी, ये जो थी, ये भी इनके टाइम में बहुत ज्यादा, जो हम कहने कि रशिया ने अगर बहुत ज्यादा तरक्की की अंतरिक्ष में, तो ये इन्हीं के टाइम में किया गया। तीसरा, आपको याद होगा बर्लिन को 2 भागों में डिवाइड किया था, बर्लिन की जो दीवार का निर्माण है ये भी इन्हीं के टाइम पे। तो ये 3 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। एक तो क्यूबा मिसाइल संकट इनमें हुआ, अंतरिक्ष में पहुंचने का जो कंपटीशन था, होड़ था, इनके टाइम पे हुआ, और इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल अंतरिक्ष में जो उनके प्लान्स थे वो अचीव भी हुए। उसके बाद बर्लिन की दीवार का जो निर्माण है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में निर्माण किया गया। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट नेता आया थे, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज्यादा सुधार किए गए, और ये सोवियत संघ के आखिरी नेता थे। उसके बाद सोवियत संघ विघटन हो गया। तो इनका नाम जाता है मिखाइल गोर्बाचेव। आपको क्या लिख रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव। ये आखिरी नेता थे सोवियत संघ के, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो आपको याद रखना है 1985 में जब ये सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि तब तक जो जनता थी वो बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गई थी, गुस्से में आ गई थी। और आपको पता है कि कोई भी सरकार तब तक ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकती, वहां पे राज्य नहीं कर सकती, अपना दबदबा नहीं बना सकती, जब तक उसे जनता का सहयोग ना मिले। तो जनता जो थी वो बिल्कुल ज्यादा उनके खिलाफ हो गई थी। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार किए, और ये सुधार की, हालांकि फिर भी सुधार जो है सोवियत संघ को बचा तो नहीं पाया, लेकिन दूसरे देशों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर इनके काम की काफी तारीफ हुई। तो याद रखना है कि आखिरी जो नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। 1985 में जब जनरल सेक्रेटरी बने तो इनके द्वारा कई तरह के सुधार किए गए। तो पहले हम इनके बारे में सुधार की बातें करते, क्या क्या सुधार इनके द्वारा किया गया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, राजनीतिक सुधार किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने खुलापन लेकर आए। खुलापन मतलब जैसे कि पहले के जो नेता थे सोवियत संघ के, उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को एक तरह से जितने भी वस्तुएं थी सभी अपने देश में बनाते थे, दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं थे। इन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को खोल दिया एक तरह से। ये एक बहुत बड़ा सुधार और परिवर्तन हम कह सकते हैं। अपने अर्थव्यवस्था में ढांचागत बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन किए। सबसे पहला परिवर्तन, लोकतंत्र को बढ़ावा। आपने देखा कि 1917 में जब क्रांति हुई थी तो वहां पे विपक्षी दलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, और एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्होंने दूसरी पार्टी को भी परमिशन दे दी कि दूसरी पार्टियां भी हो सकती है देश में इलेक्शन की, उन्होंने बात की थी। तो लोकतंत्र के सपोर्ट में थे, जनता यही चाहती थी, तो जनता जो जो चाहती थी वो उनको लागू करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, आपको पता होगा कि सोवियत संघ की एक बहुत बड़ी गलती थी कि 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल करीब अफगानिस्तान के साथ वो वॉर में इन्वॉल्व रहा, युद्ध में वो शामिल रहा। और 10 साल बहुत एक लंबा समय होता है जहां पर उसने बड़ी मात्रा में हथियारों को उत्पन्न किया, अपने देश की सेना को उसने वहां पर तैनात करा, और जिसके कारण ये हुआ कि बड़े सारे संसाधन जो थे उन सब चीजों में उनके वेस्ट हुए, जो कि उपभोक्ता वस्तु उत्पादन हो सकता था, देश के विकास कर सकते थे, उद्योग धंधों को बढ़ावा कर सकते थे, बट उन्होंने ये सब ना करके बड़ी मात्रा में उन्होंने युद्ध के ऊपर पैसा बेकार किया।
तो ये इन्होंने क्या करा कि जब भी इनके सेक्रेटरी बने, उन्होंने कहा कि जो भी अफगानिस्तान और जो पूर्वी यूरोप से सेना वापस बुला लेंगे, और फाइनली अपने कार्यकाल में उन्होंने सेना वापस भी बुला लिया। ठीक है, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हमने देखा, निकिता क्रुश्चेव के टाइम में बर्लिन को दो भागों में बांटा गया था, उनके बीच में दीवार लगाई गई थी, लेकिन अब दीवार को गिराकर जर्मनी का एकीकरण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद आज हमने देखा कि जब सोवियत संघ बना ही था, शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गया और अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ उनके संबंध बहुत खराब थे, हथियारों की होड़ चल रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पश्चिमी देश है उनके साथ हम अपने अच्छे रिलेशन बनाएंगे, तो अच्छे संबंध भी बनाने की कोशिश की। हथियारों की होड़ पर रोक, जो बड़ी मात्रा में उससे पहले के जो नेता थे अंधाधुंध केवल अमेरिका से कंपटीशन के लिए, उनसे प्रतियोगिता का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार बना रहे थे, उन्होंने इसको भी रोका। उन्होंने अमेरिका से एक हम कैसे समझौता किया कि अप्रसार, यानी कि अब हम हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी अगर हम हथियार बनाएंगे तो हमारे पास जो खाने पीने की चीज है, उपभोक्ता वस्तु है, उसकी काफी कमी हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने आपस में संधि करी और डिसाइड किया कि हथियारों की होड़ पर वो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो आर्थिक विकास को उन्होंने मुद्दा बनाया, उस पर बहुत काम किया। निजीकरण, जो कि आपने देखा 1917 में जब क्रांति आई थी, उन्होंने साम्यवाद समाजवाद को बढ़ावा दिया था, निजीकरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। ये समझते थे कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो निजीकरण के बिना आप नहीं कर सकते। तो ये सारे उन्होंने इतने ज्यादा लगातार सुधार जो है वो किया, लेकिन सुधार से इनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जनता इस पार्टी और इस पार्टी के नेता पे किसी तरह का भरोसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था ये जो सरकार है 70 सालों से उन्होंने एक रात यहाँ पे रूल किया है, बट जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो चाह है, उसको समझने में पूरी तरह से वो नाकामयाब है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ सुधार किए, और आपको पता है सुधार का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे प्रभाव दिखता है, लेकिन जनता एकदम से परिवर्तन चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। और यही कारण है कि 1991 के आते आते जो संयुक्त सोवियत संघ था वो पूरी तरह से विघटित हो गया। तो ये आपको इतिहास याद है, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव और मिखाइल गोर्बाचेव। सबसे इंपॉर्टेंट से मिखाइल गोर्बाचेव है, क्योंकि क्वेश्चन आता भी है कई बार कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सुधार क्यों किया गया, क्या क्या उन्होंने सुधार किए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संयुक्त संघ विघटन के कारण क्या था। भैया, जो विश्व की बड़ी महाशक्तिशाली देश के सामने उभर कर आया था, आखिर इसके विघटन क्यों हो गया। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और मेन कारण है लोगों की आकांक्षा को पूरा ना करना। आपको पता है देश, राजा जनता से बनते। अगर जनता आपको सपोर्ट करती है, जनता आपको प्यार देती है, आपको सहयोग करती है, तो ही आप राज्य कर सकते हो। लेकिन आपको जनता ने बनाया, और अगर आप जनता की आकांक्षा को नहीं समझ पा रहे, वो क्या चाहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। 70 सालों तक एक ही पार्टी ने वहां पे राज्य किया, रूल किया, लेकिन फिर भी विकासात्मक कार्य पे ध्यान उन्होंने नहीं दिया, तो वही जनता जो चाहती थी वो उनको नहीं मिला। दूसरा, नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही बेसिकली होता है क्या, सरकारी कर्मचारी जिनको हम कहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे, इतना करप्शन वहां पे फैल गया था कि जिसके कारण आम नागरिकों का जीवन बहुत ज्यादा कष्ट में हो गया। देखो, छोटे छोटे काम कराने के लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ते थे, बिना पैसों कोई काम होता नहीं था, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आम नागरिक को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, और जो नौकरशाही थे वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, करप्शन कारण, काला धन के कारण। तो जो आम जनता को पसंद नहीं आ रहा था, कोई भी आम जनता ऐसा नहीं चाहेगी कि उनको 2 वक्त की रोटी ना हो, इतनी ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ गया था, वस्तु के दाम बढ़ गए थे, लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, मैंने बताया आपको 70 साल से उन्होंने रूल किया यहाँ पे, लेकिन फिर भी ज्यादा जो उनको करना चाहिए था उस तरह के विकासात्मक कार्य इन्होंने नहीं किया। केवल और केवल हथियारों की होड़, यानी कि पश्चिमी देशों के मुकाबले वो अपना अधिक से संसाधन किस में लगाते, हथियारों में लगाते थे, युद्ध सामग्री को बनाने में लगाते थे, और यही कारण था वहां पे उपभोक्ता वस्तुओं की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि चीजें जो 1 रुपए की चीज थी वो 10 रुपए बिकने लगी। आम जनता जो थे जितना भी कमा रही थी उनकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो नहीं पा रही थी, सेविंग नाम की कोई चीज नहीं हो रही थी, जिसके कारण आम जनता में जो गुस्सा था, आक्रोश था, बहुत ज्यादा बढ़ता गया। रूस का दबदबा, मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ के अंदर कोई एक देश नहीं था, 15 देशों को मिलाकर एक गणराज्य बना था, लेकिन उसमें जो रूस है वो अपनी बहुत मनमानी करता था, एक तरह से कह सकते ना, बहुत ज्यादा वर्चस्व दिखा रहा था, अपना हर एक जो दबदबा था उसने बहुत ज्यादा बना रखा था।
और बाकी जो देश थे उसके अंदर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, हीन भावना, कि हमें इतना इंपॉर्टेंस, हमें इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। जब मान लिया हमें ग्रुप कहते हैं, ग्रुप में क्या होता है कि हर एक की बात सुननी पड़ती है आपको, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, बिना आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बट रूस जो है बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा था, दूसरे देशों की बात को बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं था, वो उनकी इग्नोर कर रहा था। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, यानी कि देश में जब आप सभी संसाधनों को केवल हथियारों में लगा दोगे, युद्ध सामग्री में लगा दोगे, कोई वस्तु उत्पादन हो नहीं रही, आर्थिक विकास वहां पे हो नहीं रहे, उद्योग धंधों का कोई देखने वाला नहीं है, तो जो वहां की जीडीपी थी, प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो पूरी तरह से रुक चुका था। और यही कारण थे, मैंने बताया ना, वस्तु की जो खाने पीने की कमी हो गई थी और कीमतें आसमान पे छू रही थी। नेक्स्ट है कि लोगों में आजादी की भावना, लोगों को समझ में आ गया था कि अब हमने अगर सरकार का विरोध नहीं किया तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। कहते हैं ना, जब हमें लगता है कि अब हमें हथियार उठा लेना चाहिए, अब हमको विरोध नहीं करेंगे तो हमारा जो सरवाइव करना है, हमारा जो अपने अस्तित्व को बचाए रखना, वो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जनता में क्या हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो हमें सरकार के खिलाफ विद्रोह करना ही है। आपने एक फेमस मूवी का डायलॉग भी सुना होगा, किसी को इतना मत दबाओ कि डर ही खत्म हो जाए। आपने देखा होगा मैरीकॉम मूवी में एक डायलॉग है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। तो यहाँ पर उनको इतना दबाया गया, इतना ज्यादा दबाया गया, उनके अधिकारों को, उनकी भावनाओं को, उनके शब्दों को, आवाज को, कि वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जब किसी चीज को बहुत दबाओगे तो बहुत तेजी से विस्फोट से फटता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल जनता के साथ हुआ। उसके बाद लोगों का जागरूक होना, सरकार उनको ये कह रही थी कि भैया हम बहुत विकसित है, पश्चिमी देशों से हम बहुत आगे हैं, हमारी विचारधारा बहुत सही है, हम बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे पास बहुत विकास है, लेकिन संचार प्रणाली आपने देखा ना कि उन्नत थी वहां पे। और धीरे धीरे जनता को समझ में आ गया कि हमारी जो सरकार है हमको गलत समझा रही है, हम कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गए हैं। वहां पे लोगों को ज्यादा अच्छा अधिकार मिला हुआ है, लोगों के वहां पे जो जिंदगी है हमसे बेहतर है, लोग जो है वहां पे ज्यादा हमसे विकसित हो चुके हैं, और जिसके कारण वो चाहते थे किसी भी कीमत पे उस तरह की जिंदगी, लाइफस्टाइल वो भी चाहते थे। और जनता जब किसी चीज को समझ जाती है कि हमको आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, हमें जो अधिकार है, जो हमको मिलना चाहिए, जिसके हम लायक है, हमें जो नहीं मिल रहा है, हम उसको अधिकार को लेकर रहेंगे। तो जनता का जागरूक होना भी बहुत बड़ा रीजन है। आप कब तक किसी का अधिकार दबा सकते हो, जब तक उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है। यही रीजन आपने देखा है कि देशों में लोगों को नहीं पढ़ने दिया जाता। क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता? अगर लोगों में अधिकार की भावना आ जाएगी, लोगों को ज्ञान हो जाएगा तो बगावत पे आ जाएंगे, और इसीलिए उनके अधिकारों को दबाया जाता था। तो जब लोगों को ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, उनको समझ में आ गया पश्चिमी देश हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनमें जो गुस्सा था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सरकार के विरोध वो करने लगे थे। तो ये बेसिकली जो मेन रीजन है, आपको अच्छे से याद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो आप लोग कहीं पे लिख लो कि संयोजन विघटन के कारण और उसके परिणाम। ये तो हमने देख लिया कि कारण क्या था, कि वहां पर लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक पार्टी थी, 70 सालों से उन्हें रूल किया, रूस का दबदबा था, लोगों में आजादी की भावना थी, लोग जागरूक हो गए थे, वहां पे जो थे हथियारों की होड़ थी, और 10 साल तक जो अफगानिस्तान के युद्ध में अपने आप को उन्होंने शामिल करके रखा, जिसके कारण उपभोक्ता वस्तु, खाने पीने की चीजें की कमी होने लगी। तो ये सब उसके कारण थे। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राज्य जब विघटन हो गया तो विश्व की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, अब हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध की समाप्ति। देखिए मैंने बताया था आपको, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, और 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अब क्या था कि जब शीत युद्ध, जब पहले शीत युद्ध था क्या कि दो सुपर पावर के बीच में लड़ाई थी अपने अपने विचारधाराओं को लेकर। अब जब सोवियत संघ विघटित हो गया, उसका कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई, तो अपने आप ही शीत युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा, साम्यवादी विचार को झटका। जो समाजवादी साम्यवादी विचार को वो पहुंचाना चाहते थे, मान लीजिए आपने कोई भी सिस्टम बनाया और अगर वो फेल हो जाता है, उससे हम विकसित नहीं हो पाते, हम उससे पिछड़ जाते हैं, तो क्या ऐसे विचार को कोई भी देश अपनाना चाहेगा? नहीं। तो जो साम्यवादी विचार को जबरदस्ती लोगों पे थोपने की कोशिश की जा रही थी, उस विचारधारा को बहुत झटका लगा कि ये विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि इसको अपनाकर विश्व की जो सेकंड सुपर पावर देश था वो कोलैप्स हो गया। इसका मतलब इसमें तो दम नहीं है। नेक्स्ट है हथियारों की होड़ समाप्ति। अब अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो कॉम्पिटिटर थे, जो आपस में प्रतियोगिता करते, तूने एक हथियार बनाया तो मैं उसका जवाब दूंगा, तूने बनाया फिर मैं जवाब दूंगा। तो अब जब हमारा प्रतियोगिता ही खत्म हो गया था, अब हमें हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, अब हम सेफ है। तो हथियारों का जो होड़ था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया।
अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। भैया पहले तो 2 कॉम्पिटिटर थे, हमें पता नहीं था कि कौन ज्यादा नंबर 1 है। अब जब वो विघटित हो गया, हमारा कॉम्पिटिटर मर गया, खत्म हो गया, तो हमारा वर्चस्व यानी कि अमेरिका जो है एक सुपर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। सोवियत संघ का अंत हम पढ़ ही चुके, विघटन के कारण 15 नए देश, हमने देखा था ना सोवियत संघ में 15 देशों का एक समूह था, गणराज्य था। अब ये जो 15 देश थे वो क्या हो गए, नए देश उदय हो गए, वो सारे अपने आजाद हो गए। उसके बाद जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, रशिया को बनाया गया, रूस को बनाया गया, और जो यूनाइटेड नेशन में जो आपको देखा था सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप मिली, वो यूनाइटेड नेशन में वो सोवियत संघ की जगह किसको मिली, रशिया को मिली। परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा किसको मिला, रशिया को। तो पूरी तरह से उत्तराधिकार किसको बनाया गया, रशिया को बनाया गया। जो पूंजीवादी विचार थी वो सशक्त के रूप में उभरा सबको समाज में। पहले जो एक कंपटीशन था, एक प्रतियोगिता थी कि साम्यवादी समाजवादी विचारधारा अच्छी है या पूंजीवादी अच्छी है, तो अब उसको समझ में आ गई पूंजीवादी विचारधारा, जिसको अपनाकर पश्चिमी देश कितने आगे निकल गए और समाजवादी विचारधारा से ये देश कितने पीछे रह गए, तो उसको बल मिला। और नए देश जो थे, जो आजाद हुए थे सोवियत यूनियन के जो मेंबर थे, अब वो लोकतंत्र, निजीकरण, इन सब देशों अपनी जो विचारधारा है वो उसमें शिफ्ट हो रहे थे। तो जिसके कारण हम पढ़ेंगे कि एक देश में नया परिणाम आया था, शॉक थेरेपी, कि इसके बहुत सारे जो नए नए देश उभर कर सामने आए थे वो किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को, जो समाजवादी साम्यवादी विचारधारा पे सम्मिलित थी, विचारधारा पे आधारित थी, वो पूरी तरह से किस तरह से निजीकरण की तरफ ले जा रहे थे, और जिसके कारण पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन आया जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग शॉक थेरेपी, अरब क्रांति और जो मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सब दिख रहा होगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो मैं साढ़े रात ले लेना, वरना आप लोग को नोट्स तो मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिल ही जाएंगे। थैंक यू।